आज का जो टॉपिक है वो है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिए। एसटीपी प्रभात, हमारे चैनल का नाम है एसटीपी प्रभात। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए समझते हैं सरल आवर्त गति क्या होता है। इसके संबंधित उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कभी कभी हल हो पाता है और कभी नहीं हो पाता है। कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिस आधारित से पूछे जाते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सरल आवर्त गति क्या होते हैं। सरल आवर्त गति होते क्या हैं, तो जानते हैं जब कोई वस्तु अपनी स्थिति से अपने पथ पर बार बार दोहराता है तो उसे सरल आवर्त गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु अपने स्थिति से एक ही पथ पर बार बार आगे पीछे दोलन करती है या अपने गति को बार बार दोहराते हैं तो उसे सरल आवर्त गति कहा जाता है। यह वस्तु जो है सरल आवर्त गति करती है। सरल आवर्त गति में कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ बिंदुएं आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ आते हैं जो पॉइंट्स, उसके बारे में समझती हैं। एक आते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रत्यानयन बल वो बल कहलाते हैं जो सरल आवर्त गति करने में जो बल की आवश्यकता होती है। सरल आवर्त गति करने में तो कुछ बल की आवश्यकता होगी। सरल आवर्त गति करने में जो बल की आवश्यकता होती है उसे प्रत्यानयन बल कहा जाता है। एक पॉइंट आता है निलंबन बिंदु। निलंबन बिंदु किसे कहते हैं, निलंबन बिंदु किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं निलंबन बिंदु किसे कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु जिस जगह से टंगी होती है उसे निलंबन बिंदु कहा जाता है। इसी पॉइंट को हम निलंबन बिंदु कहेंगे। इसी पॉइंट, क्योंकि दोलन करने वाली वस्तु इसी पॉइंट से लगी हुई है, इसलिए हम इसे निलंबन बिंदु कहेंगे। और एक पॉइंट आता है लंबाई इसमें क्या होता है, तो आइए समझते। और ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं क्योंकि आगे इससे बहुत ही बेहतरीन रिलेटेड तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं, मायने रखते हैं। तो लंबाई आते हैं। निलंबन बिंदु से वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को लंबाई कहा जाता है। वस्तु के द्रव्यमान केंद्र और निलंबन बिंदु के बीच के जो दूरी होते हैं उसे लंबाई कहा जाता है। तो हम समझ गए इन तीनों पॉइंट्स को किस जगह किसका उपयोग है या किसे क्या कहा जाता है, इसे समझिए। अब आइए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट आयाम होता है। आयाम क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इससे संबंधित देखते हैं पॉइंट्स क्या बनते हैं। ये जो वस्तु है कभी अपने बाईं तरफ और कभी अपने दाईं तरफ दोलन करती है, कभी बाईं तरफ और कभी दाईं तरफ दोलन करती है। इसका ये मध्यमान बिंदु कहलाते हैं। ये अपना मध्यमान बिंदु में रहते हैं और ये कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ दोलन करती रहती हैं। जो ये वस्तु अपना मध्यमान स्थिति से अपने महत्तम स्थिति की ओर जाती हैं, उसी को दूरी को हम आयाम कहते हैं। और जब यह पुनः दोलन करती हैं तो अपने मध्यमान स्थिति में आती हैं और यह पुनः महत्तम स्थिति में जाती हैं और यह पुनः अपने मध्यमान स्थिति में आती हैं। अर्थात ये पूरा आवर्त कहलाते हैं। अगर हम बात करें आवर्त का तो ये पूरा आवर्त कहलाते हैं। एक पूरा आवर्त करने में विस्थापन जो होते हैं
वो विस्थापन शून्य हो जाते हैं। विस्थापन जो होते हैं शून्य हो जाते हैं। एक आवर्त में पूछा जाए कि सरल आवर्त गति में एक आवर्त में विस्थापन कितना होता है, तो वो शून्य हो जाएंगे, क्योंकि कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति से अधिकतम जाएंगे, फिर अपने मध्य स्थिति में आएंगे, फिर अधिकतम जाएगी और फिर अपने मध्य स्थिति में आएगी, तो उसका जो विस्थापन होंगे पुनः अपने स्थिति में ही आ जाएंगे, जिसके कारण उसका विस्थापन शून्य हो जाएंगे। और अगर हम वही दूरी की बात करें, अगर हम दूरी की बात करें, दूरी जो होती है वो आयाम की 4 गुनी होती है। दूरी जो होती है वो आयाम की 4 गुनी हो जाती है। दूरी आयाम की 4 गुनी हो जाती है। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन शून्य हो जाती है। अगर हम बात करें उस पॉइंट को, अगर हम बात करें उस पॉइंट पे महत्तम, मतलब हम साइड में बात करें, कॉर्नर वाले पॉइंट पे बात करें, जब वस्तु अपने महत्तम आयाम में रहती है, मतलब इस पॉइंट पे रहती है, और जब वस्तु अपने समान स्थिति में रहती है, जब वस्तु किनारे पे रहती हैं उससे जो रिलेटेड पॉइंट बनेंगे, और जब वस्तु अपने मध्यमान स्थिति में रहेंगे उससे जो रिलेटेड बनेंगे। माने इसका ए और इसका बिंदु बी। जब वस्तु ए की तरफ रहेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं। जब वस्तु ए की तरफ रहेंगे तो इसका जो विस्थापन होंगे वो अधिकतम होंगे, इसका जो बल होंगे वो अधिकतम होंगे, इसका जो त्वरण होंगे वो अधिकतम होंगे, इसका जो गतिज ऊर्जा होंगे वो अधिकतम होंगे। ये सभी अधिकतम होंगे। लेकिन इसका जो वेग होंगे, इसका वेग जो होंगे और इसका स्थितिज ऊर्जा जो होंगे वो शून्य हो जाएंगे। इसका वेग जो होंगे और इसका स्थितिज ऊर्जा जो होंगे वो बिंदु ए पे, जब यह कॉर्नर में रहेगा, यह साइड में रहेगा, तो विस्थापन, बल, त्वरण, गतिज ऊर्जा ये महत्तम हो जाएंगे। और वही बात करें वेग और स्थितिज ऊर्जा की, ये शून्य हो जाएंगे, ये शून्य हो जाएंगे। इसी तरह अगला पॉइंट देखते हैं। अगर पॉइंट बी पे रहे वस्तु तो इसमें क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। अगर पॉइंट बी पे वस्तु रहेगा तो इसमें ये सभी शून्य हो जाएंगे और ये महत्तम हो जाएंगे। पॉइंट बी पे अगर वस्तु रहेगा तो विस्थापन, बल, त्वरण, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएंगे और वेग, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएंगे। वेग और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएंगे। यह बिंदु ए और बिंदु बी के बात कर लिया है। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है और वह खड़ा हो गया या बैठ गया, तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे रिलेटेड वही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब व्यक्ति बैठे हो और खड़ा हो जाए, जब व्यक्ति बैठे हो और खड़ा हो जाए तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में पहले करते हैं। मान लिया जाए ये झूला है, बना लेते हैं एक झूला। मान लिया जाए ये झूला है और कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। मान लिया जाए एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसका जो लंबाई होंगे इस वक्त यहाँ निलंबन बिंदु से इसके द्रव्यमान केंद्र के बीच इसका जो लंबाई होंगे निलंबन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र के बीच होंगे इसका लंबाई। और बैठे हुए व्यक्ति जब खड़ा हो जाएंगे
तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। खड़ा होने के बाद इसका द्रव्यमान केंद्र ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अभी जो है इसका द्रव्यमान केंद्र, बैठे हुए व्यक्ति का द्रव्यमान केंद्र इस पॉइंट पे है, इसलिए लंबाई होंगे ये एल, मान लिए एल लंबाई होंगे। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाते हैं तो इसका द्रव्यमान केंद्र ऊपर की ओर चले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं तो इसका द्रव्यमान केंद्र ये रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाते हैं इसका द्रव्यमान केंद्र ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तब इसका जो लंबाई होगा तब लंबाई परिवर्तन हो जाएगा। खड़ा होने के बाद लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात लंबाई पहले थी कुछ और अब हो गई है कुछ और, मतलब लंबाई घट गई है, लंबाई घट गई है। तो एक फार्मूला होता है, आवर्तकाल से रिलेटेड एक फार्मूला होता है जिसे T बराबर 2π√L/G कहा जाता है, जहाँ T आवर्तकाल होते हैं, 2π मान होते हैं, L लंबाई होते हैं, यही लंबाई L होते हैं, और G गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण होते हैं, G गुरुत्वीय त्वरण होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं T और L के बीच सीधा संबंध होते हैं। अगर हम आवर्तकाल बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, आवर्तकाल घटाएंगे तो लंबाई घटेगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ लंबाई घट गई है तो आवर्तकाल भी घट जाएगी, आवर्तकाल भी जाएगी, लंबाई घटी है तो आवर्तकाल भी घटेगी। जब किसी झूले का आवर्तकाल घट जाती है, आवर्तकाल का सीधा संबंध समय से रखिए। जब समय घट जाएगी तो वह झूला तेज हो और दोलन जल्दी करने लगेगी। आवर्तकाल घट जाएगी तो वह झूला तेज हो जाएगी और दोलन जल्दी करने लगेगी। ठीक इसी का उल्टा देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होंगे वो इस प्रकार से होंगे, और वही व्यक्ति अगर बैठ जाए तो उसका द्रव्यमान केंद्र बड़ा हो जाएंगे, मतलब लंबाई बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट में देखते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट में देखते हैं, जो दूसरा पॉइंट में बोले हम, कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो वो उसका द्रव्यमान केंद्र जो होंगे ऊपर की तरफ होंगे, और बैठ जाएगा तो उसका द्रव्यमान केंद्र नीचे की तरफ होंगे, अर्थात लंबाई बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट में देखते हैं, जब दूसरा पॉइंट में लंबाई बढ़ जाएगी तो T का समानुपाती सीधा L होता है। लंबाई बढ़ने से हमारा T भी बढ़ेगा, मतलब आवर्तकाल भी बढ़ेगा। आवर्तकाल का सीधा संबंध समय से रखिए, समय भी बढ़ेगा, मतलब मेरा समय भी बढ़ेगा। और जब समय बढ़ेगा तो वह जो झूला है वो सुस्त हो जाएगी, क्योंकि समय बढ़ गया, वह दोलन धीरे करने लगेगी और वह झूला सुस्त हो जाएगी। तो हम दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से समझें। अगर कोई व्यक्ति बैठे रहें और कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो इससे जो संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। यह क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है, लेकिन अब हम इन सभी कन्फ्यूजन को दूर कर दिए हैं। इससे सीधा सामान्य तरीके से पॉइंट की दृष्टि से हम याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं और खड़ा हो जाएगा, तो उसकी लंबाई घटेगी। बैठे हुए हैं और खड़ा हो जाएगा तो उसकी लंबाई घटेगी। जब लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल भी घटेगा, समय भी घटेगा, और समय घटने के बाद वह झूला तेज हो जाएगा, अर्थात दोलन जल्दी करने लगेगी। अगर वही बात करें, कोई व्यक्ति खड़ा है और बैठ गया तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो नीचे की तरफ आएगी, जिसके कारण लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा। समय का सीधा संबंध आवर्तकाल से होते हैं। जब समय बढ़ेगा तो वह धीरे दोलन करेगी, अर्थात झूला जो है वो सुस्त हो जाएगी। अगर
सुस्त हो जाएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट, जी के साथ संबंध क्या होता है आवर्तकाल का, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं जी के साथ क्या प्रभाव पड़ता है आवर्तकाल का। अगला जो पॉइंट है, गुरुत्वीय त्वरण और आवर्तकाल के बीच का संबंध है। तो देखते हैं जो t बराबर 2π√L/g होते हैं वो आवर्तकाल और जी के बीच उल्टा संबंध होते हैं। मतलब अगर गुरुत्वाकर्षण बढ़ेंगे तो आवर्तकाल घटेंगे और आवर्तकाल बढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण घटेंगे। आवर्तकाल बढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण घटेंगे, अगर गुरुत्वाकर्षण बढ़ेंगे तो आवर्तकाल घटेंगे। इस दोनों के बीच उल्टा संबंध होते हैं। अगर हम वही बात करें ध्रुवों पर जो होते हैं, ध्रुव पे जी का मान महत्तम होते हैं, जी का मान महत्तम होते हैं, तो वहाँ टी का मान न्यूनतम हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण का मान महत्तम होते हैं तो आवर्तकाल का मान न्यूनतम होंगे, और जब समय कम लगेगा तो वहाँ जो है तेज हो जाएंगे। अगर घड़ी ले जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ध्रुवों पे दोलन करने वाली घड़ी की स्थिति बताइए, तो वहाँ तेज हो जाएगी, घड़ी जो है तेज हो जाएगी, पेंडुलम की गति तेज हो जाएगी और वह जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगी। अगर वही बात करें हम विषुवत रेखा पर बात करें, विषुवत रेखा पे जी का मान जो होते हैं वो न्यूनतम होते हैं, तो न्यूनतम होंगे तो टी का मान बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, और जब समय बढ़ेगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगी और वह धीरे धीरे दोलन करने लगेगी। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, घड़ी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं गर्मी और ठंडी के दिन में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आइए उनको भी देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या 2π√L/g कहा जाता है क्वेश्चन, क्या गर्मी में जो है पेंडुलम की लंबाई पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, गर्मी में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जब लंबाई बढ़ेगी, गर्मी के दिन में पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी तो सीधा संबंध आवर्तकाल से होते हैं, तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। आवर्तकाल का मतलब समय से होता है, आवर्तकाल बढ़ेगा मतलब समय बढ़ेगा, और जब समय बढ़ेगा तो वह दोलन धीरे धीरे करने लगेगी, तो वह दोलन धीरे धीरे करने, समय बढ़ेगा तो वह दोलन धीरे धीरे करने लगेगी, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाएगी। अगर वही बात करें हम ठंड के दिनों में, ठंड में पेंडुलम की जो लंबाई होते हैं वो घट जाती है, अर्थात कम हो जाती हैं। मतलब लंबाई जो है कम हो जाती है तो आवर्तकाल भी कम लगेगा, मतलब समय भी कम लगेगा, और समय कम लगेगा तो घड़ी जो है तेज हो जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गर्मी के दिनों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ने से इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो समय से संबंध रखते हैं, समय बढ़ेगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगी और दोलन धीरे धीरे करने लगेगी। अगर वही बात करें ठंड के दिनों में पेंडुलम की लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल भी घटेगा, और जब आवर्तकाल घटेगा तो घड़ी तेज हो जाएगी, क्योंकि कम समय लगेगा और कम समय में उसे दोलन करना है, अर्थात वह तेज़ी से दोलन करेगा तभी वह अपना समय पूरा कर पाएगा। ये घड़ी से रिलेटेड सब क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए हैं। आप लोगों को यह तरीका बहुत ही अच्छा लगा होगा, हमें आशा है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।